हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, जैसा कि आपको पता है 12th एग्रीकल्चर की हमारी जो क्लास हैं सभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हमारे एप्लीकेशन पर। तो यदि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो हमारे एप्लीकेशन एग्रोटेक स्टडी पर उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकते हैं वो हमारे एग्रोटेक स्टडी एप्लीकेशन पर बहुत कम फीस में अपनी पूरी 12th एग्रीकल्चर की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यदि आपका सपना है एमपी टॉपर बनने का या अपने ज़िले को टॉप करने का, तो बच्चों ये सुनहरा मौका है। इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। आपको पता है हमारा कंटेंट आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने यदि कभी हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। ठीक है, तो बच्चों इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कर लें। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, देखो, हो सकता है आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो सकता है आप किसी बेहतर स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, इस वीडियो को, इन जो वीडियो मैं भेज रहा हूँ उनको इतना ज़्यादा आप शेयर करें तो उन बच्चों तक ये पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। ज़रूरतमंद बच्चों की पूर्ति के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। कम से कम उन बच्चों तक पहुँचें जो ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं किसी कोचिंगों में, उनके लिए कम से कम फ़ायदा हो सके। मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आप किसी का भला करोगे तो भगवान आपका ज़रूर भला करता है। ठीक है ना। तो कोशिश करें आप उन छात्रों तक इस वीडियो को पहुँचाने की जो बच्चे बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकते हैं, इनको समस्या है। कम से कम फीस में हम लोग बेहतर से बेहतर, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते ना, उससे भी बेहतर हम चीज़ें आपको देने की कोशिश करेंगे। बस को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो एग्रोटेक स्टडी ऐप है जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे छात्र हमसे पढ़ रहे हैं और इन्होंने पहले पढ़ा है, बहुत अच्छे से मेहनत की है और अपने लक्ष्य को भी उन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, कृषि विज्ञान एवं गणित की मूल तत्व चैप्टर नंबर 4 है आज के लिए, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। क्या तरीका है पढ़ाने का, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ये। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं, ज़्यादा समय हम लोग नहीं करें। एमपीपीएटी के छात्र यदि हैं, आप एमपीपीएटी की तैयारी करना चाहते हो 12th के साथ, तो उसके नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिल जाएंगे। वहाँ पर आप एमपीपीएटी के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, विद्युत किसे कहते हैं। तो विद्युत क्या होता है इसके बारे में अच्छी प्रकार से पहले जान लीजिए बच्चों। सब लोग जानते हैं कि विद्युत क्या है, फिर भी आप लोग समझिएगा। विद्युत एक ऊर्जा है, मतलब वह ऊर्जा है, एक एनर्जी होती है विद्युत, और कुछ नहीं है, जिसके कारण पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। उसी जनरली हम लोग विद्युत के नाम से जानते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में यदि हम समझने की कोशिश करें तो आप लोग कह सकते हैं विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण क्या होता है, कोई भी पदार्थ होना, उसमें हल्की वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्शन, मतलब अपनी ओर खींचने की, अपनी ओर आकर्षित करने का एक जो गुण होता है वह उत्पन्न हो जाता है। जनरली हम उसे ही विद्युत कहते हैं। तो एक्चुअल में विद्युत क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा, आपको पता होगा कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम इसके प्रकार की बात करें कि जो आपका विद्युत होती है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके प्रकार। तो उसके दो प्रकार होते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत दो प्रकार की होती है, और सबसे पहला जो प्रकार है वो है स्थिर विद्युत। क्या नाम है? स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत की हम लोग बात करते हैं तो किसी वस्तु में उत्पन्न विद्युत, मान के चलिए किसी वस्तु में यदि करंट आ रहा है, किसी वस्तु में यदि विद्युत उत्पन्न हो रही है, को यदि अन्य वस्तुओं में न बहने दिया जाए, मतलब दूसरी वस्तु में उसको न जाने दिया जाए, तो उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में यदि मैं आपको बताऊं बच्चों, जैसे मानकर चलिए किसी वस्तु में करंट आ रहा है
और वही उस वस्तु में ही करंट बना रहे, किसी दूसरी वस्तु में उसको ना जाने दिया जाए, वहीं उसी में ही रहे, तो उसे हम लोग जनरली स्थिर विद्युत कहेंगे। क्योंकि वो जो करंट है ना, जो विद्युत है, जो लाइट आपकी आ रही है उसमें ही है, किसी दूसरे में उसको बहने नहीं दिया जा रहा है, उसे दूसरी चीज़ों में नहीं जाने दे रहा है। ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिए किसी ट्रांसफार्मर पर अगर करंट आ रहा है, विद्युत आ रही है, और वहाँ से यदि हम उसको कहीं दूसरी जगह नहीं जाने देना चाहते हैं, दूसरे चीज़ों में नहीं जाने देना चाहते हैं, दूसरी वस्तु में नहीं पहुँचाना चाहते हैं, तो वहीं पर ही आपका जो है करंट विद्युत बना रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक वस्तु में यदि करंट उत्पन्न हुआ है, तो उसको दूसरी वस्तु में अगर नहीं जाने दिया जा रहा है, नहीं बहने दिया जा रहा है, तो उसे हम लोग स्थिर कहते हैं, वो स्थिर रहता है। दूसरा है धारा विद्युत बच्चों। धारा विद्युत क्या होता है? किसी वस्तु में उत्पन्न विद्युत को यदि अन्य वस्तु में भी बहने दिया जाए तो उसे हम धारा विद्युत कहेंगे। सिंपल सा है, सही बात है। यदि किसी वस्तु में विद्युत उत्पन्न हो गया है तो उसे अन्य वस्तु में नहीं बहने दिया जा रहा, मतलब दूसरी वस्तु में उसको बहने दिया जा रहा है कि दूसरी वस्तु में भी वो जा सके, तो उसे हम लोग धारा विद्युत के नाम से जानते हैं। तो दोनों विद्युत की जो डेफिनेशंस हैं वो आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाना चाहिए कि स्थिर का मतलब होता है किसी दूसरे में ना बहने दिया जाए, और धारा का मतलब होता है उसे दूसरे में बहने दिया जाए। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लियर कर दिया विद्युत क्या होता है और विद्युत के प्रकार। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे बच्चों हम लोग बात करते हैं विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश क्या होता है? यानी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको जाना जाता है इंग्लिश में अगर बोलें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या होता है बच्चों विद्युत आवेश? देखिए, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, मान के चलिए कोई दो वस्तु हैं, यदि हम उनको रगड़ते हैं आपस में, क्या करते हैं? रगड़ते हैं, तो उनमें क्या उत्पन्न हो जाती है? विद्युत उत्पन्न हो जाती है। विद्युत उत्पन्न हो जाती है, उस विद्युत को ही विद्युत आवेश के नाम से हम लोग जानते हैं। दो वस्तुओं को यदि आपस में रगड़ा जाए तो रगड़ने से उत्पन्न जो भी करंट वहाँ अगर उत्पन्न हो जाता है तो उसको ही जनरली हम लोग विद्युत आवेश के नाम से या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से हम उसे जानते हैं। अब दो वस्तुएं कोई चीज़ हैं, हम जनरली अपने गांव पर रगड़ते रहते हैं और उनमें करंट उत्पन्न हो जाता है, आपने देखा होगा ये चीज़, है ना। तो वो आपका क्या होता है? विद्युत आवेश होता है। ठीक है, चलिए विद्युत आवेश के प्रकार की हम बात करें तो विद्युत आवेश जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका बच्चों धनावेश। कौन सा प्रकार होता है? पहला धनावेश, जिसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या कहते हैं उसे? पॉजिटिव चार्ज, या पॉजिटिव पोटेंशियल भी बोल सकते हैं हम लोग। प्लस का चिन्ह देखा होगा, कोई बैटरी देखी होगी आपने, एक तरफ माइनस रहता है एक तरफ प्लस रहता है, तो ये क्या है? ये आवेश होते हैं, पोटेंशियल होते हैं। ठीक है। तो कांच, धनावेश होता है क्या है समझिए आप लोग। कांच की छड़ को मान के चलिए, एक कांच की छड़ है, उसको यदि हम लोग रेशम के कपड़े पर रगड़ें, किसके कपड़े पर रगड़ना है अपन को? रेशम के, रेशम का जो कपड़ा होता है उस पर यदि रगड़ें तो कांच की जो छड़ है ना, छड़ में उत्पन्न हो जाएगा आवेश। तो उस आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम धनावेश कहते हैं। उसे किस नाम से जाना जाएगा? धनावेश। समझ में आ रहा है आपको? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा धनावेश का। एक बार और समझिए बच्चों। कांच की छड़, किसकी छड़? कांच की छड़, उसको रेशम के कपड़े पर रगड़िए। किसके कपड़े पर? रेशम का जो कपड़ा होता है उस पर रगड़िए, तो कांच की छड़ में आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और उस आवेश को ही हम जनरली धनावेश के नाम से जानते हैं। दूसरा है बच्चों, देखिए आप लोग ऋणावेश। ऋणावेश आपका जो पॉजिटिव वाला होता है, सॉरी नेगेटिव वाला है, तो एवोनाइट की छड़। किसकी छड़? एवोनाइट। आप सोच रहे हो सर ये एवोनाइट क्या होता है? तो एवोनाइट एक तरह की मेटल होती है जो कि समुद्र के किनारों पर पाई जाती है। तो एवोनाइट की छड़ को यदि हम लोग ऊन यानी बूल जो आपकी भेड़ से प्राप्त होती है उस पर, या बिल्ली की खाल पर, इन दोनों में से किसी पर यदि उस एवोनाइट की छड़ को रगड़ें तो क्या होगा? रगड़ना मतलब उस पर चलाएं, तो एवोनाइट की छड़ में उत्पन्न जो आवेश होगा उसको हम लोग ऋणावेश के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। तो विद्युत आपका आवेश जो है दो प्रकार के हैं, दोनों ही प्रकार आपके अच्छी प्रकार से क्लियर हो गए, धनावेश और ऋणावेश।
ऋणावेश में आपने अच्छी प्रकार से जाना कि एबोनाइट की जो छड़ होती है, एक मेटल्स होती है ना, उसकी छड़ को यदि हम कहाँ रगड़ें, ऊन या बिल्ली की खाल, तो ऊन या बिल्ली की खाल पर यदि हम उसे रगड़ेंगे तो क्या होगा, उस एबोनाइट की छड़ में एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। उसे जनरली हम लोग ऋणावेश के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो विद्युत आवेश क्या है और उसके जो प्रकार हैं वो अच्छी प्रकार से आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे हम बात करेंगे बच्चों विद्युत विभव की। विद्युत विभव क्या होता है? देखिए, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं और इसे V से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ आपको क्लियर की थी, शायद आपको मालूम है, चुंबकीय विभव पढ़ा रहा था आपको, तब मैंने क्लियर की थी कि चुंबकीय विभव क्या होता है। यहाँ पर विद्युत विभव आया है, तो विद्युत विभव को समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले विद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए। जिस प्रकार से आपके चुंबकीय क्षेत्र आपको मालूम था, उसी प्रकार से आपको विद्युतीय क्षेत्र भी मालूम होना चाहिए। सपोज दैट आपको मान के चलना पड़ेगा यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपका ये है और यहाँ पे चारों तरफ उसका विद्युत क्षेत्र है। तो ये कह रहे हैं एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश मान लीजिए यहाँ पर है, ये एकांक धनावेश है, इसको अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत, अनंत मतलब कोई सीमा नहीं है, वहाँ से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, यहाँ पर ले आओ या यहाँ पर ले आओ, यहाँ पर किसी बिंदु पर आप लोग उसको ला सकते हो। तो लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब जहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या कहेंगे, उस बिंदु का उसे विभव कहा जाता है और इसे V से दर्शाते हैं। V से इसको प्रदर्शित किया जाता है आपके विद्युत विभव को, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका, है ना? बहुत अच्छे आपका क्लियर हो रहा होगा। चलिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि विद्युत विभव क्या होता है। तो सिंपल सा है, एकांक धनावेश को, है ना, अनंत से विद्युत क्षेत्र में के किसी बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे इस बिंदु का विभव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहले है चालक का आवेश। जी हाँ बच्चों, चालक का आवेश विद्युत विभव को प्रभावित करता है, चालक का आकार प्रभावित करता है, चालक के निकट किसी अन्य चालक की उपस्थिति भी प्रभावित करती है, और चौथा है चालक के चारों ओर का जो माध्यम है वो भी विद्युत विभव को प्रभावित करता है, ठीक है। तो विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले आपके जो कारक हैं, चारों कारक आप लोग क्या है याद ज़रूर रखिएगा। चालक का आवेश, चालक का आकार, चालक के निकट किसी अन्य चालक की उपस्थिति और चालक के चारों ओर का माध्यम। अब इन अच्छी प्रकार से इसको समझने के लिए कि सर आवेश कैसे प्रभावित करेगा, आकार कैसे प्रभावित करेगा, है ना, चारों ओर का माध्यम कैसे प्रभावित करेगा, ये सब चीज़ जानने के लिए, आप लोगों को पूरी डिटेल जानने के लिए मेरा इससे पहले का एक वीडियो डला हुआ है, उसको देख सकते हैं। अब 2 नंबर का पूछा जा रहा है तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसको डिटेल में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, इनको आप लोग जनरली याद रख सकते हो। देखो, डिटेल में यदि बनाने लगा, समझाने आपको लग गया तो फिर समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। उसके लिए मुझे कुछ जैसे बोर्ड पे ज़रूरत पड़ेगी, या तो है ना पूरी तरीके से, या फिर अब वीडियो इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि उसको पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको देखना ही कि सर हमें तो समझना ही है, ढंग से ही समझना है, तो हमारा लास्ट ईयर का वीडियो पड़ा हुआ है विद्युत चैप्टर 4, उसमें अच्छी प्रकार से मैंने समझाया है, तो वहाँ जा कर के आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विद्युत प्रतिरोध, इसको रेजिस्टेंस भी कहा जाता है जनरली। होता क्या है उसको समझिए आप लोग। चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट।
चालक द्वारा, जैसे विद्युत धारा, ऐसे मान लीजिए करंट बह रहा है और उसकी धारा के मार्ग में कोई रुकावट आ गई, तो उस रुकावट को ही हम चालक का प्रतिरोध कहेंगे। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? कि कोई चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, किसी भी चालक है कोई, उसके द्वारा यदि विद्युत यानी करंट आ रहा है, उसके बीच में यदि कोई रुकावट डाल दे तो उस रुकावट को ही हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, विशेष याद रखना, वो होता है ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम होता है, ये आपको याद रखना होगा। विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक देख लीजिए। तो विद्युत प्रतिरोध को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है तार की लंबाई। जी हाँ बच्चों, तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, विद्युत प्रतिरोध उतना ही आपका ज़्यादा होगा। आप देखते हो कि ज़्यादा बड़ी लाइन पर क्या होता है, जैसे लाइन ज़्यादा लंबी होती है तो करंट आपका कम कम या रुक रुक के आता है, ये आपने देखा होगा, कम ज़्यादा होता रहता है वोल्टेज जनरली। तो उसका कारण है कि लाइन लंबी है। लाइन जब लंबी होती है ना, तार की लंबाई ज़्यादा होती है ना, तो प्रतिरोध ज़्यादा होता है, रुकावट ज़्यादा आती है। यही प्रॉब्लम है। हाँ, तार की लंबाई यदि कम होगी तो आपका प्रतिरोध कम होता है। दूसरा है तार का ताप। जी हाँ बच्चों, तार का यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो प्रतिरोध भी आपका ज़्यादा ही होगा। और तार का टेम्परेचर यदि कम है तो आपका जो प्रतिरोध है, मतलब रुकावट है विद्युत धारा के, उसमें विद्युत धारा जो बह रही है उसके मार्ग में, यदि तार का टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रतिरोध ज़्यादा ही होगा, याद रखना। तार का पदार्थ आपको एक अच्छी तरह मालूम होगा कि तार किस चीज़ का बना है ना। मान के चलिए तार एल्यूमिनियम का है, या आपका तांबे का यानी कॉपर का है, या चांदी का है। देखिए सबसे अच्छा जो करंट आता है वो किस में, किस तार में आता है? ध्यान रखें, चांदी के तार में, सिल्वर का तार सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। आपकी विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक है चांदी। दूसरे नंबर पर कॉपर आता है और लास्ट में एल्यूमिनियम। अब भैया सिल्वर तो इतना महंगा आता है, उसके तार तो अब नहीं बन सकते ना, इस वजह से ज़्यादातर एल्यूमिनियम, उसके बाद कॉपर का भी आपका यूज़ विद्युत में किया जाता है। तो वही चीज़ है कि तार का पदार्थ कैसा, अगर मान के चलिए जो कॉपर का तार है तो विद्युत प्रतिरोध आपका कम होगा, और यदि एल्युमिनियम का तार है तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि मान के चलिए ये तार है, ये तार, अगर तार पतला है, सपोज दैट ये वाला तार पतला है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और यदि तार मोटा है तो आपका जो वोल्टेज आ रहा है करंट का, उतना ही वोल्टेज आता रहेगा। यही होता कि नहीं होता कि पतला तार होने पर रुकावट आती है जो करंट में या जो वोल्टेज में, वो यही होता है। तो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि ज़्यादा है तो हमेशा ही प्रतिरोध कम होगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है तो सीधी सी बात है जो